नमस्कार जी, कैसे हैं सब। 9:30 बज चुके हैं। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूं पंजाब किसी टीवी पर दिन भर की खबरें लेकर। आज की जो मेन खबरें हैं उनकी चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। आज की मेन खबरों में बीजेपी नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जगत प्रकाश नड्डा ने पिछले दिनों बिलासपुर में उनको इशारों में नसीहत दी थी और आज मोदी भी खफा पाएंगे। क्या है पूरा मामला, ये बताएंगे आपको। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि विधानसभा का सेशन जो 10 तारीख से धर्मशाला में शुरू हो रहा है, उस दौरान खास तौर से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर वहां क्या करने आ रहे हैं, इसको लेकर भी काफी बीजेपी में खुसर पुसर है। लेकिन जस्टिस फॉर पुलिस के लिए आज एक बड़ी राहत वाली खबर है। एक क्या, वास्तव में 2 राहत वाली खबर है। वो क्या क्या खबर है ये भी आपको बताएंगे। मल्टीटास्क वर्कर की नियुक्ति में मामला कहां तक पहुंचा है, कहां तक नहीं पहुंचा है, ये आपको बताएंगे। और डॉक्टर फिर से कल हड़ताल पर रहेंगे, ये इस खबर की चर्चा करेंगे। कांग्रेस को झटका लगा है, कहां लगा है ये बताएंगे। और सिद्धू को भी आज जो ठोको ताली कहते हैं, आज उनकी भी ठुकाई हुई है कांग्रेस में, और कैसे हुई है ये चीजें आपको बताएंगे। और क्यों हिमाचल प्रदेश के क्रशर मालिकों ने, क्रशर उद्योग संघ जो है, उन्होंने ये कहा है कि बेहतर होगा कि पुलिस ही रेत बजरी का कारोबार कर ले। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी जुड़िए। वंशिष कोहल, रविंद्र ठाकुर जी नमस्ते, रामलाल शर्मा जी, श्याम पंडित, सिकंदर नेगी जी, विपिन अत्री जी, हेम सिंह जी। मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताइए कैसे हैं। मोनू ठाकुर जी बिल्कुल करेंगे, सबकी बात करेंगे। जिसकी बात हमारे तक पहुंचेगी फिर उसको जहां पहुंचना है वहां तक पहुंचा के रहेंगे। गोपाल ठाकुर जी थैंक यू वेरी मच। मोहित जैन जी नमस्ते। काइंडली शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी जुड़ जाए। राजपूत कमलेश जी, रमेश चौहान जी, कुलविंदर भुली, वंशिष कोल। होता क्या है ना कि बाद में जो लेट आते हैं फिर बार बार पूछते तो रिपीट करना पड़ता है। प्रदीप ठाकुर जी, संजय जी, दीपक कुमार जी, सुखविंदर सिंह जी, जस्टिस फॉर एचपीपी बात करेंगे जी। आज बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। ऋचा राठौर जी, वंशिष कोहल, ठाकुर साहब नमस्कार, डोलेराम कुलवी, चौधरी संजीव जी और तमाम लोगों को नमस्कार। बहुत से लोग जुड़ गए हैं जी, जल्दी से जल्दी बात करेंगे। लेकिन पहले चर्चा कर लेंगे हम लोग इस बात की कि देश और दुनिया में कोविड के क्या हाल हैं। देश और दुनिया में कोविड के हाल हैं उसकी इसलिए ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर परेशानी लगातार है। 25 नवंबर को ये साउथ अफ्रीका में इसको डिटेक्ट किया गया था और बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अब ये 45 देशों में पहुंच गया है। आज जो जिन नए देशों में एंट्री हुई है उसमें मालदीव, रूस, जापान, थाईलैंड और नेपाल, यहाँ सिंगापुर में भी जो है ये पहुंच गया और स्थानीय लोग यहाँ पे पॉजिटिव पाए गए। उधर पाकिस्तान ने 15 देशों पे ट्रैवल बैन लगा दी। इसमें अधिकांश साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट के देश हैं, उन पे जो है बैन लगा दिया है। ब्रिटेन में आज जो ओमिक्रॉन का बड़ा विस्फोट हुआ है, एक साथ 90 लोग पॉजिटिव आए हैं। ब्रिटेन में अब कुल केस 336 हो गए हैं, जिसमें से 64 इंग्लैंड के हैं, 3 वेल्स के हैं और 23 जो है स्कॉटलैंड के हैं। लेकिन ये लगातार मामला बढ़ रहा है। आज देश में थोड़ी राहत रही, कोई नए केसेस नहीं आए। अभी 24 केसेस हैं, जिनमें महाराष्ट्र के केसेस सबसे ज्यादा हैं। 12 केसेस महाराष्ट्र के हैं, 1 दिल्ली का है, 9 केस राजस्थान के हैं, 2 गुजरात के और 2 कर्नाटक में जो शुरू में पाए गए थे, लेकिन जो भाग गया था कर्नाटक से उसका भी पता नहीं चल पाया। प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में आज थोड़ी राहत रही, सैंपल थोड़े बढ़े, लेकिन जो केसेस थे वो कम रहे। सबसे पहले डेथ की बात कर लेते हैं। प्रदेश में 2 लोगों की आज डेथ हुई है प्रदेश में। एक हमीरपुर में 74 साल के फीमेल की और मंडी में 83 साल के मेल की डेथ हुई है। ये 2 डेथ आज रिपोर्ट हुई है प्रदेश में। और इसके अलावा जो केसेस हैं, मैंने आपको बताया कि जो 7 बजे का बुलेटिन है सरकार का, वो कह रहा है कि प्रदेश में 54 नए केसेस आए हैं और 92 लोग जो हैं वो रिकवर हुए हैं। और 2 जिले इस वक्त ऐसे हैं, ये कल सिरमौर कोविड फ्री हो गया था, लाहौल स्पीति के बाद कोविड फ्री सिरमौर हो गया था। आज जो ज्यादा केसेस आए हैं उसमें 15 केस शिमला में है, 12 केस ऊना में है, 13 केस कांगड़ा में है, हमीरपुर में 5, बिलासपुर में 2, चंबा में कोई नहीं, किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति में कोई केस नहीं, मंडी में 3, सिरमौर में कोई केस नहीं, शिमला में 15 और सोलन में 4। कुल मिलाकर 54 केस आए। 92 लोग जो हैं वो रिकवर हुए हैं। 736 अब रह गए हमारे पास एक्टिव केसेज। आज स्कूलों में कोई नए केस नहीं आए हैं। 2 बच्चे जरूर आए हैं पॉजिटिव, लेकिन वो स्कूल के टेस्टिंग में नहीं आए हैं। वो शायद उनके घरों में पहले से कहीं कोई
पॉजिटिव होगा, तो उस वजह से वो लोग पॉजिटिव आए हैं। लेकिन जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो चिंता का विषय बने हुए हैं। उनको कंटेनमेंट जोन बना दिया गया मंडी वाले जवाहर नवोदय विद्यालय को। उसमें कल कुछ केसेस और आए थे, तो बढ़ के वहां टोटल अब तक के जो केसेस हैं वो 78 के आसपास हो गए जेएनवी पंडोह में। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जेएनवी में लगातार केसेस का आना जो है वो निश्चित तौर से परेशान करेगा। लेकिन इसके अलावा जो केसेज जो सैंपल हैं आज वो जरूर थोड़े से बड़े हैं। 5005 थे कल सैंपल, आज 6164 है। धीरे धीरे जब ये सैंपलिंग बढ़ेगी तो केस भी बढ़ेंगे, क्योंकि सैंपलिंग को बढ़ाने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं ओमिक्रॉन से निपटने को। लेकिन एक जो बड़ी बात है कि ये कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो अब तक के रुझान है वो यही कह रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा मसला जो है अब नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए अभी पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन से रिलेटेड डेथ्स का नंबर जो है अभी कहीं सामने नहीं आया है। लोगों में ओमिक्रॉन फैल रहा है, 5 गुना तेजी से फैल रहा है, ये भी सही है, लेकिन डेथ अभी रिपोर्ट नहीं हुई है। जिनको कहा गया कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले जो पीड़ित लोग हैं उनसे रिलेटेड जो है ये डेथ है। देश में भी अभी जो केसेज आए हैं 24, वो उनकी हालत स्थिर है, कोई सिम्टम नहीं है इसमें। तो ये मान के चलिए कि ये उतना बड़ा हवा नहीं है जितना बड़ा इसको बनाया जा रहा था। और ये माइल्ड भी हो सकता है, और माइल्ड तो कई साल रहेगा, क्योंकि इसके म्यूटेशन होते रहेंगे और अलग अलग इस रूपों में आता रहेगा। लेकिन फिर भी जो हमारा लाइफस्टाइल है उसका बदलना जरूरी है। हम लोगों को एहतियात हर पल हर क्षण जो है वो रखनी होगी। तो बात अब हिमाचल प्रदेश की कर लेते सीधे। बीजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पिछले दिन आपको याद होगा कि बिलासपुर में जगत प्रकाश नड्डा ने इशारों में ये कहा था कि आराम करने का समय चला गया। जो आराम परस्त हैं वो थोड़ा ठीक हो जाएं, अन्यथा फिर आराम से उनको विश्राम की मुद्रा में जाना पड़ेगा। उन्होंने इशारों में कहा था, जिसकी कोडिंग हर आदमी ने अपने अपने हिसाब से उसको डिकोड किया। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में यह कह दिया कि बदलिए अन्यथा बदल दिए जाओगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के भीतर बीजेपी के सांसदों की हाजिरी को लेकर परेशान थे। वो गुस्से में थे। उनको था कि उनका मानना है कि हर वक्त उनको जो लोग संसद के सत्र में होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि अगर वोटिंग बैटिंग है किसी बिल पे तो ठीक है, अन्यथा कुछ लोग जो है इधर उधर टहलकदमी करते रहते हैं या लेट से आते हैं, वो प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं आते, पूरे समय के हिसाब से नहीं आते। तो उन्होंने साफ ताकीद की है कि जो लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं वो सुधर जाएं। उन्होंने कहा कि या तो बदल जाइए, अदरवाइज चेंज विल हैपन। इफ यू डू नॉट चेंज योरसेल्फ देन चेंज विल हैपन इटसेल्फ। तो फिर ये एक बड़ा संकेत है उनका, और वो ऐसा करते रहे हैं, और ये जो है उनका संकेत है। तो इसमें 2 तरह के जो मामले आ रहे हैं। तो जाहिर है कि बीजेपी अब थोड़ा मशकें कसने की फिराक में है। मशकें कसने से याद आया कि तमाम नेताओं को काम पे उन्होंने लगाया हुआ है। अब अगली खबर की बात करते हैं। 10 तारीख से विधानसभा का शीतकालीन सत्र ठीक 2 साल के बाद शुरू हो रहा है। कोविड के चलते ये नहीं हो पाया था, उसके बाद मामला लटकता रहा और 2 साल के बाद ये सत्र शुरू हो रहा है। लेकिन 11 तारीख को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर धर्मशाला में आ रहे हैं। उनका एक बड़ा कार्यक्रम बाहर रखा गया है और इसके कई संकेतिक मतलब हैं। इसके जैसे नड्डा का मैसेज अभी भी डिकोड हो रहा है ना अलग अलग ढंग से, तो ये भी अलग अलग ढंग से डिकोड किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मली ये इस तरह का मामला पहले नहीं देखा गया कि कोई बड़ा कार्यक्रम हो। बड़ा कार्यक्रम ये है कि राज्य सरकार ने खेल नीति बनाई है और उसको जारी करेंगे अनुराग ठाकुर, इसलिए वो धर्मशाला आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर राज्य की खेल नीति को जारी करेंगे। राज्य की खेल नीति को और ज्यादा खिलाड़ियों के प्रति संवेदनशील बनाने की बात की गई है। जैसे अभी जो ओलंपिक से हमारे लोग पैरालंपिक वाले हो चाहे नॉर्मल ओलंपिक वाले जो पदक जीत के आए, उनके लिए वास्तव में जो पैसे दिए हैं उनका प्रावधान था ही नहीं पुरानी खेल नीति में। इनफैक्ट जो पुरानी खेल नीति थी वो पता नहीं बरसों पुरानी थी, इसलिए उसका प्रावधान किया गया। और इसमें जो सबसे बड़ा जो मजेदार जो क्लॉज है वो ये है कि खेल संघों में खिलाड़ियों को ही बैठाया जाए। ये भी इसमें देखिए बड़े मजेदार बात। अगर ये क्लॉज होता है तो क्या कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिर से खेल की राजनीति शुरू हो सकती है, क्योंकि अगर अनुराग ठाकुर ही इस तरह के क्लॉज वाले डॉक्यूमेंट को या पॉलिसी को रिलीज करते हैं तो सबसे बड़ा बात यह है कि जिस धर्मशाला में वो करेंगे, जिसके लिए वो धर्मशाला जाना जाता है क्रिकेट के स्टेडियम के लिए, उस एचपीसीए का क्या होगा। क्योंकि इस समय अरुण ठाकुर जो अनुराग ठाकुर के छोटे भाई हैं वो एचपीसीए के प्रेसिडेंट हैं। ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि अगर ये कहा जा रहा है कि खेल संघों पे सिर्फ खिलाड़ी ही काबिज होंगे तो फिर उस क्लॉज का क्या होगा, ये भी देखना होगा। ये दिलचस्प चीज है, इसलिए मैंने कहा कि सेशन के दौरान उनका आना
हिमाचल प्रदेश की खेल पॉलिसी को उनका रिलीज करना, अनवील करना, उसको लागू करना, और उसमें ये क्लॉज होना अपने आप में कई चीजें जोड़ता है जी। और ये विधानसभा सत्र के दौरान होगा। और इसके अलावा एक बड़ी खबर है कि उन्होंने 12 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर बनाने को लेकर पैसे जारी किए हैं। 60 लाख रुपए इसमें खर्च होंगे। इसके अलावा बंगाणा में 4.5 करोड़ की लागत से जो है एक बड़ा जो है खेल परिसर बनेगा वहां पे, और बहुउद्देशीय हॉल, और जिसमें सभी प्रकार के खेलों की ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी, वो बनेगा 4.5 करोड़ की लागत से बंगाणा में। अब बंगाणा भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। बंगाणा उस कंस्टिट्यूंसी में आता है जहां से सबसे पहले कहा गया था कि अगर प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए हैं तो मैं सीट खाली करता हूं। कई चीजें जुड़ती हैं, आप उसको पॉलिटिकली भी देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली देखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजों को देखना होता है, क्योंकि अब पॉलिटिक्स ही होनी है। अगले 1 साल अब शुरू हो गया, इलेक्शन की ओर को मामला ढलान शुरू हो गई है, तो ये सारी चीजें वहां से भी देखी जानी है। खैर, बहरहाल अगली खबर की ओर को बढ़ते हैं। जस्टिस फॉर हिमाचल पुलिस की बात करेंगे। बहुत से लोग इसमें कमेंट भी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं ब्लैक स्क्रीन वाले सारे लोग वही हैं मेरे भाई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब इनको जो है बड़ी जल्दी ये अपनी स्क्रीन पे अपनी डीपी लगाने का मौका मिलने वाला है। आज 2 बड़े फैसले हुए हैं चीफ जस्टिस पर हिमाचल पुलिस में। हालांकि आधिकारिक रूप से ये बाहर नहीं आए हैं, लेकिन एक बैठक हुई है उन 4 लोगों की जिन लोगों को कमेटी में लिया गया है। कमेटी के चेयरपर्सन है आईजी एपी सिंह, इसके अलावा आईजी जेपी सिंह और आईजी यादव। ये 3 लोग और फाइनेंस ऑफिसर जो है पीएचक्यू के पुलिस डिपार्टमेंट के, उनकी आज आधिकारिक रूप से बैठक हुई। इसकी सूचना हमारे को मिली है। हालांकि इसके कोई मिनट्स वगैरह इत्यादि को प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है। और इन लोगों को जो निर्देश दिए थे कि किस तरह से काम करना है, उन निर्देशों के तहत इन्होंने पंजाब और हरियाणा का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको जो है मोटा मोटी स्टडी किया है। और बड़ी बात यह है कि वहां इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है कि वहां पे बैंड के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ता हो। वहां अभी भी जो हिमाचल प्रदेश में 2013 से पहले वाली स्थितियों वाले रूल थे वही है। ऐसी स्थिति में ये एक बड़ा संकेत ये भी है। आज संकेतों का ही दिन है, तो आज ऐसी स्थिति में यह भी एक बड़ा मामला है। और ये जो है उन 5500 जो 5500 या इसके आसपास संख्या में पुलिस के जो कांस्टेबल्स इंतजार कर रहे हैं कि उनको 8 साल का पेमेंट खत्म हो जाए, उनका इंतजार पेमेंट के लिए 8 साल का खत्म हो जाए और उनको भी जो है कम से कम 2 साल के बाद ही मिल जाए, लेकिन जल्दी मिले, तो ये जो है उनके पक्ष में एक बड़ी बात जाती है। दूसरी बात यह है कि उनके परिजनों के खिलाफ जो केस बिलासपुर में दर्ज हुआ था, जिसको लेकर कल बिलासपुर के एसपी साहब की रिपोर्ट भी ये गई थी कि उन्होंने कोई रास्ता जबरदस्ती नहीं रोका था। हालांकि पहले दिन केस हुआ था, लेकिन कल ये मामला हो गया था, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जगत प्रकाश नड्डा ने कहा था कि इस मामले को एमिकेबली सॉर्ट आउट कीजिए और इसमें कोई लफड़ेबाजी नहीं होनी चाहिए, इसको सामान्य ढंग से और सौहार्दपूर्ण ढंग से इसको सॉर्ट आउट कीजिए। तो उसका मुझे लगता है कि वही संकेत था। अब ऐसी सूचना है कि वो केस रद्द किया जा सकता, वो वापस कर दिया जा सकता, वो जो केस है वो वापस लिया जा सकता, जो मामला दर्ज किया गया था उनके परिजनों के खिलाफ। हालांकि अशोक तिवारी जी की रिपोर्ट, जो एडीजी तिवारी की रिपोर्ट, वो सार्वजनिक नहीं हुई है। उन्होंने आज रिपोर्ट देनी थी, वो सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन ये अपने आप में संकेत आ रहे हैं। हमको भी कहीं से संकेत आते हैं। पुलिस मुख्यालय के जो दीवारों की छिपकलियां हैं वो सुनती रहती हैं वहां पे और हमको बताती रहती हैं, तो वहां से भी ये संकेत आ रहे हैं कि इनको जो है जल्दी ही अब अपनी जो डिस्प्ले पिक है, डीपी है, वो लगाने का मौका मिलेगा और ब्लैक से ये रंगदार होगी और इसके रंग भी सुर्ख होंगे और इनको बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अगर कोई बीमार है तो उसको अभी राहत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स कल से फिर हड़ताल पे, रेजिडेंट डॉक्टर्स, और कल वो सिर्फ जो है सिर्फ इमरजेंसी अटेंड करेंगे और बाकी किसी को अटेंड नहीं करेंगे। मामला उनका वही है कि जो नीट की पीजी की काउंसलिंग है उसमें लेट लतीफी हो रही है और उसके चलते जो है वो उनके जो नफरी है वो कम रह रही है और उनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा है। तो कल भी है, ये पिछले कल भी हुआ था, आज भी हल्का सा हड़ताल कुछ जगहों पे रही है और कल जो है ये कंप्लीट इस तरह से रहेगा मामला। तो ये मामला है उसका। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस को झटके की जी। कांग्रेस के झटके की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मल्टीटास्क वर्कर्स को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि कुछ नियुक्तियां इसी महीने हो सकती हैं। मल्टीटास्क वर्कर्स की लगभग 8000 पोस्ट भरी जानी है। इसमें से 4000 पोस्ट जो करुणा मूल्य के आधार पर भरी जानी है। उसके लिए 2 नियम है, शायद एक नियम 18 है और एक नियम 7 है। नियम 7 का मतलब सीधी भर्ती होगी, जिन्होंने जमीन दी है अपनी या कोई दूसरा नीडी है इसमें जाना चाहता है उसको भर्ती देनी, वो अप्लाई करेगा। और नियम 18 के तहत जो है मुख्यमंत्री का एक अधिकार है कि किसको जो है करुणा मूल्य के आधार पर देनी है। लेकिन उसमें भी पचड़ा ये है कि अभी
भर्ती हो रही है सरकारी, और उसकी जो एप्लीकेशन है उनका कुछ तंत्र इस तरह से बन रहा है कि वो नेताओं के माध्यम से आएंगी। ठीक है, करुणामूलक नेताओं के माध्यम से ही आती है, लेकिन उसमें कहा गया कि बीजेपी के एमएलओ से या फिर जिन्होंने जो एमएलए नहीं है, इलेक्शन लड़ा है लेकिन हार गए, उनके माध्यम से दी जाए। तो इसमें फिर कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद का मामला सामने आ सकता है, और ऐसा हुआ तो फिर कोर्ट में जाएगा। तो कोर्ट में लगातार मामले हैं भर्तियों के जाते रहे, तो फिर ये भी चले जाएगा, जो अच्छी बात नहीं है। लेकिन 600 या 700 लोगों के आसपास शायद जो बहुत ज्यादा नीडी हैं, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया रखा गया है कि विधवा का क्राइटेरिया है, फिर अनाथ का क्राइटेरिया है, अपंग का क्राइटेरिया है, या बहुत ज्यादा कोई गरीब है जिसके घर में बहुत ज्यादा परेशानी है, उनको सबसे पहले दिया जाएगा। इस तरह के कुछ केसेज हैं 600-700 के आसपास, लगभग फाइनल स्टेज पे हैं। उनको नियुक्ति पत्र जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन विभाग दे सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वही होनी है ये भर्तियां जो है, वहां पे इन 8000 में से आधी भर्तियां शायद वही होनी है उसी डिपार्टमेंट में, तो हो जाएगा। अब बात कांग्रेस को झटके की करते हैं जी। कांग्रेस को झटके लगातार लग रहे हैं, और जो जोश में ये हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें खासतौर से जो है मंडी वाली सीट जीतने के बाद आया है, उसके बाद उनको थोड़ा जोश आया था, लेकिन ये जोश जो है ठंडा पड़ रहा है, क्योंकि उनके एक गोवा में जो है आज एक और झटका लगाया कांग्रेस को। वहां पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक ने कांग्रेस छोड़ दी है। माना जा रहा है कि वो बीजेपी में चले जाएंगे, क्योंकि उनके बेटे जो है कुछ अर्सा पहले बीजेपी में जा चुके हैं, लेकिन रवि नायक ने आज आधिकारिक रूप से कांग्रेस की जो सदस्यता थी वो एज कांग्रेस एमएलए अपना इस्तीफा दे दिया है, और ये इस्तीफा मंजूर भी हो गया है। अभी उन्होंने पत्ते नहीं खोले, लेकिन माना जा रहा है कि वो अब क्योंकि इलेक्शन आ गया वहां पे, तो अब वो बीजेपी से जो है अपनी पारी शुरुआत कर सकते हैं। दिलचस्प ढंग से जब गोवा के पिछली बार इलेक्शन हुए थे तो 40 सीटों वाली विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें लेकर 17 सीटें लेकर कांग्रेस आई थी। हालांकि बहुमत नहीं था, उसको बहुमत के लिए 21 चाहिए थी, लेकिन वो 4 नहीं जुटा पाई, और बाकी जो है बीजेपी ने वहां पे खेल कर दिया और सबको इकट्ठा करके वहां सरकार बना ली। लेकिन घटते घटते अब कांग्रेस जो है 5 साल में वहां 3 रह गई है। 10 लोग इकट्ठा छोड़ गए थे, 2 लोग शुरू में छोड़ गए थे, आज जो है एक और छोड़ गए, तो इस तरह से जो अब 3 रह गए हैं जी, सिर्फ 17 में से 3 रह गए कांग्रेस के, तो ये दिक्कत है। लेकिन कांग्रेस ने आज अपने लोगों को भी झटका दिया। किसको झटका दिया है? जिसने कांग्रेस में पंजाब में उद्यम मचा रखा है, नाम है सिद्धू। बात बात पे ठोको ताली करने वाले गुरु जो है जब कांग्रेस में शुरू हुए तो उन्होंने कांग्रेस को कई कुछ कर दिया। अमरिंदर सिंह कांग्रेस से बाहर हो गए, अब वो अपनी पार्टी बना रहे हैं। चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया तो उनको भी वो नहीं मान रहे हैं। लेकिन आज जो है, आज कांग्रेस ने उनको झटका दिया है वहां पे, और वहां पे बड़ा झटका ये है कि सिद्धू के लोगों को जो अलग अलग कमेटियां बननी थी वहां जगह नहीं दी। जो उन्होंने लिस्ट दी थी वो फाड़ के एक तरफ से फेंक दी है कांग्रेस के हाईकमान ने, और वहां जो सिद्धू के विरोधी थे और खासतौर से अमरिंदर सिंह के भी जो खास लोग थे उनको भी अधिमान दिया गया। देखिए सुनील जाखड़, जब वो उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात आ रही तो सिद्धू की खेमे की ओर से ही यह आया था कि सिख फेस होना चाहिए। लेकिन अभी पंजाब के चुनाव के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी होती है कैंपेन कमेटी, उसका हेड बनाया गया सुनील जाखड़ को, बलराम जाखड़ के बेटे हैं। अंबिका सोनी को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा सांसद प्रताप बाजपा को मैनिफेस्टो कमेटी का हेड बनाया गया और अजय माकन को स्क्रीनिंग कमेटी का जिम्मा दिया गया है। इनमें से सिद्धू का बंदा कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं सिद्धू की अकल ठिकाने लगाने के लिए अब हाईकमान ने ये कदम उठाया है और उनको बता दिया है कि आप अकेले नहीं हैं जो जिनसे कांग्रेस बनती है। कांग्रेस जो है कांग्रेस जनों से मिलकर बनेगी, ये मामला है। प्रदेश की अगर दूसरी खबरों की बात करें तो एक बड़ा प्रयोग आज मंडी में हुआ है। मंडी में अब ड्रोन से दवाई संभव हो जाएगी। आज ड्रोन का सफल वहां पे ट्रायल किया गया मंडी के जोनल हॉस्पिटल में। पहले ये सिराज, बाडूस के आदि अलग अलग जगहों पे ये ट्रायल चल रहा था। दुर्गम क्षेत्रों में ये मान लीजिए कहीं बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियां हैं और लोगों तक पहुंचना मुश्किल है, तो वहां ड्रोन से कुछ जीवन रक्षक दवाएं पहुंचाने के लिए एक प्रयास पूरे देश में चल रहा है। साउथ से आया था, कर्नाटक से शुरू हुआ था, कर्नाटक केरला से, और वहां बाढ़ के दौरान इसको सफल भी माना गया। वैक्सीन भी कई जगह पे इससे पहुंचाएगी ड्रोन से। आज हिमाचल प्रदेश में आधिकारिक रूप से इसका पहला सफल ट्रायल हो गया मंडी में, और वहां भी अब दूर दराज के इलाकों में ड्रोन से दवाइयां पहुंचाई जा सकेंगी। ये हो गया। कई बार होता है रोड कट जाता है तो दवाइयां कैसे पहुंचेगी, तो डॉक्टर्स दूसरी ओर रोते हैं लेकिन दवाई नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में ये फायदेमंद रहेगा। मंडी के सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के देखरेख में आज ये वहां पर ट्रायल संभव हुआ है। इसके अलावा आज हादसों का भी दिन रहा।
कल देर रात 2 अग्निकांड हुए। एक भुंतर में, वहां 4 दुकानें जल गई, और एक गोली बाजार है डलहौजी में, चंबा में, वहां पे भी कुछ दुकानें जल गई हैं और लाखों का नुकसान हुआ है। उधर चुवाड़ी के निकट आज एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें पिकअप, लोगों से भरी पिकअप गिर गई। ये लोग कहीं शोक सा संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने जा रहे थे, किसी शोकग्रस्त परिवार को, और उस दौरान ये इनकी पिकअप जो है अनियंत्रित होकर गिर गई। 2 महिलाओं की डेथ हो गई है मौके पे, और 20 के आसपास लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। तो ये इस वक्त की जो है अब तक की बड़ी खबरें थी। और सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है, लेकिन ओमिक्रॉन से उतना घबराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक का जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो सारे कह रहे हैं कि ये तीसरी लहर ले आएगा, चौथी ले आएगा, कई जगह 5वीं भी ले आएगा, ऐसा चल रहा है। लेकिन जो है नहीं, अभी बिजली बोर्ड की पोस्टों की घोषणा नहीं हो रही सर, पता नहीं कब करेंगे कब नहीं करेंगे, नहीं हो रही सर ऐसा। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि इस तरह की कोई सूचना जो है अभी नहीं है गौरव कौशल जी। और नहीं, मंजीत बेदी रिटायर्ड टीचर के अपॉइंटमेंट को लेकर ऐसी सूचना तो है। कल एक बात हुई थी, जो नई एजुकेशन पॉलिसियों को लेकर जो बैठक हुई थी उसमें यह हुआ था कि अगर जहां कम है वहां इनको रखा जाएगा। लेकिन अभी कोई आधिकारिक किसको जो कह दें कि नहीं जी अब कल से शुरू हो जाएगा, परसों से, ऐसा कुछ नहीं है। चर्चा हुई है, इस पे चर्चा हुई है जी, इस पे। और किसी का सवाल है? अमन ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, मुझे शर्मिंदा ना करें आप थैंक यू करके, वरुण भारद्वाज जी, ये मेरा काम है, मेरा काम है ये कि अगर किसी को जस्टिस चाहिए तो कल एक और बड़ा है JOIT 817, उनको भी नहीं भूला जा सकता, वो भी बेचारे देख रहे हैं हमको, तो उनका भी मामला कल कोर्ट में, तो उसमें देखते हैं क्या है क्या नहीं है। JPT वाले मामले में भी इस हफ्ते में हो जाना चाहिए। लेकिन ये हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि चाहे वो पुलिस वालों के मामला हो, कमेटी बनाई है आपने, चाहे JOIT वालों को कहा है कि हम लोग जो है कोर्ट में हम इसका स्टे विकेट करवाने की बात करेंगे, चाहे आपने JPT वालों को कहा है कि हम जो है रिव्यू पिटीशन डालेंगे और ये CLP भी दायर करेंगे। ये मामले जल्दी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने विधानसभा का सत्र करवाना, उस दौरान कुछ चीजें जो है पॉपअप ना हो जाएं और इसके लिए मीठी गोली दे तो ये मीठी गोली नहीं चलेगी, मीठी गोली नहीं चलेगी। आप दवाई कड़वी दे दीजिए, लेकिन ठीक कर दीजिए, बीमारी को ठीक कर दीजिए। हम तो ये कहना चाहिए, दवाई मैक्सिमम जो है कड़वी होती है, लेकिन वो ठीक करती है, इसलिए मीठी गोलियां नहीं बांटने वाला काम करना। ये हम सरकार से भी आग्रह करेंगे। सब लोगों को जस्टिस चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए। ऐसा ना हो ना कि आप मामले को डिफ्यूज करना चाहते हैं कि ठीक है जी अब हमने कमेटी बना दी, अब कमेटी 7 दिन में रिपोर्ट देगी, तब तक जो है रिपोर्ट आ गई है जी, अब हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं क्योंकि सेशन चला हुआ है, सेशन अपना निकल गया, उसके बाद देखते हैं जी क्या होता है। उधर JPT वालों का आंदोलन आपने समाप्त करवा लिया, अच्छी बात है, लेकिन उनका भी अगर मामला जो है आगे नहीं बढ़ा तो आंदोलन तो फिर हो जाएगा। और करुणामूलक मामला आज सद्बुद्धि यज्ञ किया है तो चला हुआ है मामला। उधर जो है स्वर्ण समाज वाले लगे हुए हैं स्वर्ण आयोग को लेकर। हालांकि कई सेक्शन से सरकार ये भी कहला रही है कि जी हमारे यहाँ ब्राह्मण बोर्ड है, हमारे यहाँ जो है राजपूत कल्याण बोर्ड है, बाकी कल्याण बोर्ड है, अलग अलग हैं, और देश में आयोग नहीं है। लेकिन उनकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है और वहां पे शिवराज चौहान ने बाकायदा स्वर्ण आयोग बनाने की घोषणा वो बहुत पहले कर चुके हैं, और वो लगभग अब किसी भी समय जो है गठित हो जाएगा। तो ऐसा है जी, तो ये रहेगा मामला। अभी धर्मशाला वाला आया नहीं जी मामला, क्या रहेगा क्या नहीं जी। और एनटीटी वाले मामले में देखिए बड़ी चीजें हैं, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है उसमें। 70 और 30 का कोटा है उसमें, 12,000 के आसपास नौकरियां, 4,000 आंगनबाड़ी वाली प्रमोट होनी है। लेकिन उसमें ये देखना है कि उनकी एज क्या रहेगी, उनका एक्सपीरियंस क्या लेना है, ये देखना है। हाँ, एक जो बड़ा मुद्दा है एनटीटी का वो है कि नेशनल टीचर्स काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कहती है कि 2 साल का, लेकिन उसमें एक साल वाले को भी कर सकते। तो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में 1 साल के वाले जो है वो वैलिड हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और ठीक है, होमगार्ड की समस्या अगर सबसे ज्यादा पैसे की है जी, अब मेरे से पूछ रहे हैं तो, लेकिन होमगार्ड का मामला जो है कोई स्पेसिफिक हो तो आप पूछें तो उसको पता करके बताएंगे जी। लेकिन उनको बेचारों को पैसे ही कम मिलते हैं, वो ज्यादा बढ़ने चाहिए, क्योंकि हर बजट में 20-50 रुपए 100 रुपए बढ़ा दो तो ऐसे नहीं होता जी। SMC टीचर्स के मामले पे कोई अपडेट नहीं है जी। अभी SMC टीचर्स के मामले का संज्ञान जरूर लिया गया है। प्रेम कुमार धूमल अभी चिट्ठी लिखी थी, 2555 लोग हैं, और अभी ये कहीं भी मामला जिसको कह सकते हैं ना कि ट्रैक पे है, वो ट्रैक पे नहीं है। इनकी बात जरूर हुई थी बिलासपुर में भी, नड्डा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से भी इनके लोग मिले थे। लेकिन बस ये होता है ना कि हाँ कर रहे हैं, लेकिन देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, ये हम भी कहना चाहेंगे। तो वो स्थिति है, लेकिन ये मामले होने चाहिए जी। तो ये एक मामला है। और
हम लगे हुए हैं, आप भी लगे रहिए। अब तो मेरे जो नंबर है, मेरे JOIT वालों ने और पुलिस वाले भाइयों ने मैक्सिमम मेरा नंबर सब जगह फैला दिया है। कई बार चौक भी हो जाता है, इतने से हम आ जाते हैं। लेकिन जिसकी भी कोई समस्या हो आप भेजिए, हम तक पहुंच गई तो फिर इस मंच पे आ ही जाएगी। अगर वो पढ़ ली गई तो आ ही जाएगी। होता क्या है कि एक ही समस्या को जब 2-2,500 लोग एक ही मैसेज को बार बार रिपीट करके भेजते हैं तो फिर कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसमें बंदा सोचता है कि यार इन्होंने भी यही भेजना, क्योंकि पीछे JOIT वाले जो भाई थे उन्होंने क्या किया कि 10-12 लाइनों का एक मैसेज लिखा कंपैक्ट सा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी ढंग से लिखा था वो। लेकिन हुआ ये कि 19,000 लोगों में से सारे के सारे उसी मैसेज को भेजने लग गए। तो हुआ क्या कि 10, 20, 50, 100 पढ़ने के बाद मुझे भी लगा कई बार कि नहीं ये वही होगा वही होगा। तो फिर होता है ना, आदमी देखता नहीं है, ह्यूमन साइकी है ना। तो क्योंकि या फिर कई बार इसका नुकसान होता है कि जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वो रह जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट जिसके पास इंफॉर्मेशन हो वो ही अगर शेयर करे उसको तो बहुत अच्छा लगेगा और उसको हम उठाएंगे भी अच्छे ढंग से। अदरवाइज कई बार रह जाता है, कई लोगों का रह गया, कई लोगों के बाद में भी आया तो उनको अगला दिन लेना पड़ा। तो थैंक यू भाई। वेतन आयोग की नोटिफिकेशन नहीं आ रही जी। 2.5 जो 5.2 के जो मामले, 2 मामले दिए ना, उसमें 3 दिए हैं। उसमें 1 मिनट जरा, हाँ मेरे पास है वो सूचना, उसको खोल लेता हूँ जी। वेतन आयोग को लेकर जो अभी चल रहा है सारी चीजें, अभी कुछ ऐसा नहीं है, अभी चर्चाएं हो ही रही है जी। अभी चर्चा उसमें हो ही रही है। देखिए मिड डे मील वालों का भी आया कुछ, उसको भी देखते हैं। लेकिन वेतन आयोग वाला जो मामला है मैं आपको बता दूं, मेरे पास है ये कहीं, ये अच्छा किया आपने याद दिला दिया। अब चर्चा तो आ रही है कि कार्मिक विभाग ने जो है प्रोसीडिंग कर दी है जिसमें JCC की बैठकों में जो वेतन आयोग वाला मामला था उसकी कर दी है। लेकिन असली सवाल ये है कि हम क्या लेते हैं, 2.25 वाला जो गुणक है उसको लेते हैं या 2.59 वाले को लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो 2.59 चाह रहे हैं। पंजाब में भी ये हालांकि चॉइस होती है, एक होता है कि आपने 15% बढ़वानी है तो बढ़वाइए, लेकिन एरियर नहीं मिलेगा तो एरियर कौन छोड़ेगा, एरियर भी अच्छी बात होगी। पंजाब में भी इस तरह का मामला है। लेकिन पंजाब जो है 2.25 को लागू करने के मूड में, तो अगर वहां ये हो गया तो हिमाचल प्रदेश में भी पंगा पड़ जाएगा, जबकि इससे बहुत से लोगों को लाभ नहीं होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि नुकसान होगा, लेकिन बहुत से लोगों को लाभ भी नहीं होगा। इसलिए 2.59 मैक्सिमम लोग जो है वो चाह रहे हैं। तो देखिए पे फिक्सेशन किस हिसाब से होती है और ये जो मल्टीप्लायर है यही मैटर करता है। तो इस पे अभी कुछ हुआ नहीं है जी, इस पे अभी कुछ हुआ नहीं है, इस पे अभी कुछ नहीं हुआ है। बाकी जो भी कोई बोल रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं है। सब जो है, मुख्यमंत्री ने कहा था ना कि चंडू खाने की खबर है, तो चंडू खाने वाला मामला है। जब तक कंक्रीट नहीं आता तब तक क्या बताएंगे। अभी कह रही हो रही है। तो अभी देखिए 10 से 15, 16 तारीख तक तो ये मामला चला गया ऐसे ही। उसके बाद कैबिनेट होनी है, उसमें आएगा, तब तक शायद कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन पंजाब में इसको लेकर काफी हल्ला है और वहां के जो एम्प्लॉयज हैं वो खासतौर से शिक्षा विभाग के लोग जो हैं उन्होंने एक आंदोलन वहां रखा है करके। आनंदपुर साहिब के आसपास उन्होंने इसका जो है अपना अड्डा लगाया हुआ है, उसमें कुछ हिमाचल के लोग भी आए थे। तो चल रहा है अभी। लेकिन 2.25 की जगह 2.59 मल्टीप्लायर मैक्सिमम लोग चाह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। और 15% वाला तो हिमाचल प्रदेश में शायद कोई नहीं चाह रहा होगा, क्योंकि 15% अगर एक मुश्त लेते हैं उसमें बढ़ोतरी तो फिर आपको एरियर छोड़ना पड़ेगा, तो वो नहीं चाह रहे होंगे जी। तो ये है। और अभी एक मैसेज मेरे को आया था, मैं उसको देख लेता हूँ क्या आया था क्या नहीं। बहुत से मैसेज आते हैं, बहुत से नहीं आते हैं। नहीं, अभी कोई मामला है नहीं इस तरह का। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। रात के 10 बज गए हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आधे घंटे में जो समेट सके उसे समेटे, जो बच गया कल। आउटसोर्स वालों को लेकर महेंद्र सिंह जी ही करेंगे जी, अब जो करेंगे सर। आउटसोर्स वालों का मसला महेंद्र सिंह के पास कमेटी है जी। और ये है सिनोटी वाला मसला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देखिए उस पर भी अभी मंथन ही चल रहा है। ये सारी चीजों में मंथन चल रहा है अभी। तो ये भी मंथन चल रहा है ना कि मजदूर BMS की अलग से JCC आएगी। तो जिस तरह से जब ये इस तरह से खिचड़ी पकेगी तो फिर आप सोच सकते हैं कि कितनी बढ़िया पकेगी। हमारा ये मानना था कि एक मुश्त हो जाते, 2-3 मुद्दों की घोषणा हुई। देखिए वो अपने आप में ही जब ये हुआ था उसी दिन पता हो गया था कि कई इफ्स एंड बट्स सामने आएंगे। JCC की मीटिंग में हमने कई बार देखी है, हालांकि ये तो 6 साल बाद हुई है। लेकिन जाते मुख्यमंत्री का भाषण, पहले मीटिंग होती है, एजेंडा डिस्कस होता है, आइटम वाइज, पॉइंट वाइज, एक आइटम, जैसे उसमें 38 लगे तो 38 के 38 डिस्कस होते हैं। उसमें से कुछ लोगों पर, कुछ के ऊपर तुरंत प्रभाव से फैसले या घोषणा की बात होती है, वो घोषणा बाद में की जाती। लेकिन यहाँ हुआ कि घोषणा पहले कर दी और बाद में हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी। लेकिन बाद में लोगों को लगा पता कि हुआ कुछ नहीं है। तो ये अभी जब होगा तब होगा। और तब तक आपको नमस्कार, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच जी। सिनोटी वाले मसले भी उठ रहे हैं जी, सिनोटी वाले मसले भी उठ रहे हैं। आज वो जो प्रिंसिपल वाला जो है, टीचर वाली नियुक्ति वाला उसमें भी उठ रहा है। और जो
अनुबंध नियमित शिक्षक कर्मचारी संघ है, अनुबंध नियमित कर्मचारी संघ है, वो भी इस नोटिस वाला मसला उठा रहे हैं कि इसमें एनामलाइज है, कुछ बहुत ज्यादा विसंगतियां हैं इसमें, तो वो देखनी होगी सर। थैंक यू वेरी मच जी। रेगुलर की नोटिफिकेशन अब पता नहीं कब होती है, लेकिन उन्होंने डेट तो दे दी है, 30 सितंबर वाली डेट दी है। उसमें भी मसला वही आएगा ना। उसमें भी मसला क्या आएगा, मान लीजिए 30 सितंबर को मेरे 2 साल हो रहे हैं लेकिन आपके 3 हो रहे हैं, तो आपके 1 साल का क्या हुआ? कायदे से आपका कसूर नहीं है ना। ठीक है, जब आप भर्ती हुए थे, आप अनुबंध पे आए थे, तो 3 साल का था अनुबंध पीरियड, लेकिन सरकार ने अब आपके 3 साल पूरे होने के, तो आपने तो वैसे भी हो जाना था, तो वो जो 2 साल का हो उसका फायदा आपको नहीं मिला। मैं आपसे 1 साल बाद अनुबंध पे आके सेम टाइम पे जो है, अगर मैं रेगुलर हो रहा हूं, तो मेरी और आपकी सिन्योरिटी का पंगा तो पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है, ऐसा उनको भी कुछ ना कुछ होना चाहिए जी। थैंक यू वेरी मच।